हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ऑर्गेनिक का टॉपिक है। आज क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। और धीरे धीरे टॉपिक जो बड़ा है तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाकर मैं पार्ट्स में बनाऊँगा इसको और इसको कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, आज इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है एल्कीन्स की। तो देखिए, जो एल्कीन्स जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो बेसिकली आपकी एल्काइंस में और एल्कीन्स में देखी जाती है, ठीक है। तो आज हम एल्कीन्स के बारे में देखेंगे, वो भी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से रिएक्टिविटी होती है, किस तरीके से हम स्टेबिलिटी देखते हैं और किस तरीके से हम अपना क्वेश्चंस को करेंगे, सब देखेंगे हम इसमें, ठीक है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं। तो शुरू करने से के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मैं लेता हूँ आपका इस तरीके से ले लेते हैं कोई एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं हम आर सी आर डबल बॉन्ड सी आर आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ठीक है। तो ये आपका एल्कीन्स में हो रहा है, तो एल्कीन्स मैंने क्या ले लिया, ये आपका सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। ये अगर सबस्ट्रेट होगा तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। दोनों होंगे आपके, रिएजेंट होगा कोई, ठीक है। रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से बना होगा कोई, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि लोन पेयर या फिर कार्बन आयन या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये जितने भी आपके स्पीशीज होते हैं सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे तो जाहिर सी बात है इनके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार होगी, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये जो पाई रिच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रोफाइल पे अपने इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रोफाइल को उनकी डेफिशिएंसी को कम करती है। तो देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या करता है, वो इस पर सीधा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देता है, ठीक है। तो अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनाता है आपका, ये और ये और ये और ये और ये, ठीक है। इस तरीके से कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, क्या है देखिएगा। पहली चीज़ तो ये लिख लीजिएगा कि लोन पेयर कार्बन है, जितनी भी स्पीशीज होती हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, ठीक है। दूसरी बात जो होती है कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच होने के साथ साथ लूजली बाउंड भी होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। लूजली बाउंड का मतलब होते हैं कि आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। आसानी से टूट जाते हैं तो आपका एक तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ऊपर से आसानी से टूट रहे हैं, आसानी से टूट रहे हो तो क्या होगा आपका, मतलब रिएक्शन तेज होगी, रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा तेज होगी, ठीक। आसानी से इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है। और जो तीसरी चीज़ है बच्चों, वो देखना, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे, एक ये सिग्मा बन रहा है और एक ये सिग्मा बन रहा है। और आपको पता है कि पाई बॉन्ड आर वीक बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो यहाँ पर एक पाई से दो सिग्मा बन रहे हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी होगी रिलीज होगी, क्यों? क्योंकि जब भी नया बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी होती है रिलीज होती है, और जब इलेक्ट्रॉन टूटता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन को, पाई बॉन्ड को एनर्जी देंगे, वो टूट जाएगा और यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो ओवरऑल क्या है, एक से दो सिग्मा बनने, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, ओवरऑल एनर्जी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन होती है, वो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, जब एनर्जी रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और ऐसे आप डाल सकते हैं, या तो एक पाई, वन पाई कन्वर्टेड कन्वर्टेड इनटू टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो ये आपका बेसिक चीज़ें हैं एल्कीन्स के बारे में। अब देखिए, अब इसकी अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ, मेन आपकी मैकेनिज़्म होती है, किस तरीके से आपकी ये मैकेनिज़्म देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं पहले एल्कीन ले लेता हूँ आपका। एल्कीन इस तरीके से ले लिया एल्कीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रोफाइल लिया, ठीक है।
और जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका आरडीएस होता है। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर यूँ कह सकते हैं कि स्लोवेस्ट स्टेप। इससे हम क्या बताते हैं, रिएक्शन की रेट बताते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, तो देखिए यहाँ पे आर जो होगा कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। अगर ये रिलीज़ करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी वो किस साइड होगी, इधर होगी। ठीक है, इधर होगी तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज यहाँ बनना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रॉन रिच मतलब पार्ट ये होगा, ये वाला। तो ये वाला किस पे अटैक कर देता है, इलेक्ट्रोफाइल पे इस तरीके से अटैक कर देता है। ठीक है, तो होता क्या है, कुछ इस तरीके से ये बनती है स्टेट, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाती है आपकी। ठीक है, ये आरडीएस होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका रेडिएटर ये बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इलेक्ट्रोफाइल है तो जाहिर सी बात है इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल भी होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये जो होगी फास्ट स्टेप होगी आपकी। अब देखिएगा यहाँ पे 3 तरीके से न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर सकता है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। या तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर दे डायरेक्ट, इसको मैं ए दे देता हूँ। या तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर दे, इसको मैं बी दे देता हूँ। या फिर न्यूक्लियोफाइल आपका इधर अटैक कर दे तो इसको मैं सी दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको सबको अपनी डेफिशिएंसी इलेक्ट्रोफाइल की ख़त्म करनी है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो देखिए बच्चों, अगर ये यहाँ पे देता है इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली, तो इसकी डेफिशिएंसी तो कम हो जाएगी। मतलब इसकी डेफिशिएंसी डायरेक्ट इस पे अटैक करता है ए के थ्रू, तो इसकी डेफिशिएंसी तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 मेंबर्ड रिंग है जो कि हाईली स्ट्रेंड है, और हाईली स्ट्रेंड होने की वजह से क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो यहाँ से अटैक नहीं पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ से अटैक पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस रिंग को टूटना मांगता है। ठीक है, अगर इस रिंग को टूटना मांगता है तो आइदर बी से अटैक करो तब टूटेगा, या फिर सी से अटैक करो तब टूटेगा। अब देखो, अगर बी से अटैक करता है तो रिंग इस तरीके से टूटेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर सी से अटैक करता है तो उससे इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे कब टूटेगा और किस तरीके से टूटेगा। अगर मान लीजिए मैं बी से तोड़ता हूँ, ये मैंने बी से तोड़ा इसको। अगर मैं बी से तोड़ता हूँ तो किस तरीके से बनेगा, देखिएगा। ये इस तरीके से टूटा तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आएगा, कुछ देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो बताइए बच्चों, ठीक है, एक चीज़ ये, एक मैं सी भी लिख लूँ ताकि आपको कंपैरिजन अच्छा होगा। तो अगर मैं सी से तोड़ूँ, तो अगर सी से तोड़ूंगा तो देखिएगा क्या बनेगा। सी से मैंने तोड़ा तो इलेक्ट्रोफाइल इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। ठीक है, अब देखिए कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, सी वाला, ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, या फिर ये वाला जो बी से वाला है। ऑब्वियसली ये जो सी वाला, ये वाला स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके साथ अल्काइल ग्रुप से स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है या कार्बोकेटाइन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से स्टेबलाइज होता है। तो बी से पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो बी से पॉसिबिलिटी ख़त्म। तो ओवरऑल क्या बनेगा आपका, सी से अटैक होगा। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार और दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था बेसिकली। ठीक है, तो इसको मैं साफ करके एक अच्छे से एक बार बना देता हूँ। ये पूरा ही साफ कर देते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, साफ ही कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए इस तरीके से बना लिया था हमने। ये था, ये था, ये था, और इस तरीके से था, और ये एच और एच। तो हमें कहाँ से अटैक करना था, इधर से अटैक करना था। ठीक है, तो ये वाला रिंग इस तरीके से टूटेगा तो ये क्या बनेगा अपना, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये यहाँ पे कार्बन और न्यूक्लियोफाइल, और आपका कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपकी मैकेनिज्म होती है। ये आपका क्या होता है, साइक्लिक ब्रिज्ड कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, और ये स्लो स्टेप होती है। ये वाली स्लो स्टेप है, मतलब कोई भी आपकी रिएक्शन रेट जो होगी इससे डिटरमाइन होगी। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, इसके बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि किससे आपको डिटरमाइन होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप से हम रेट ऑफ रिएक्शन को पता लगाते हैं कि रिएक्शन रेट कितनी ज़्यादा है और कब ज़्यादा होगी। जब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रिएक्शन की अगर रेट हमें जाननी है तो वो रिएक्शन जब स्लो होगी तभी तो ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर फास्ट होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन की रेट क्या थी। ठीक है, तो हम स्लोवेस्ट स्टेप से पता करते हैं कि रिएक्शन कहाँ तक पहुँची है। ठीक, तो देखिए,
तो स्लो स्टेप में आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। स्लो स्टेप में आपका क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करती है, ठीक है। जितना ज़्यादा, और आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं सबसे ज़्यादा प्लस आर हो तो, या फिर प्लस एच हो तो, और प्लस आई, ये सारे क्या करते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन की बात करूँ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स की बात करूँ, ठीक है, तो देखो इसमें लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं, देखो हमारा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा किस पे, एल्कीन पे, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये मान लो अटैच कर दिया मैंने कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन में लिख देता हूँ। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने भी होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और ये जितना न्यूक्लियोफिलिक होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को दे पाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इंक्रीज कर जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। अगर मैं दूसरी तरफ यही कह दूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या करेंगे, हमेशा डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। क्यों, क्योंकि मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको अपनी तरफ खींच लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे, और जब खींच लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बढ़ने लगेगा, और एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक नहीं कर सकता। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी को चेक करते हैं, ठीक है। और देखो रिएक्टिविटी को कैसे देखते हैं, रिएक्टिविटी का कुछ इस तरीके से ऑर्डर होता है, ये इस तरीके से, ये क्या होता है आपका कार्बन कार्बन, ये क्या होता है टेट्रा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड क्यों कहा, कि जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एल्कीन है, इससे कितने कार्बन, मतलब कितने और कार्बन प्रेजेंट है, मतलब कितने जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, आर आर आर, आप आर क्या आपका मिथाइल अल्काइल कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से कार्बन ही होगा, तो कितने हो गए 4 है, तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कार्बन, ये क्या कहते हैं इसको, ये होता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। क्यों, क्योंकि इसके साथ 3 आर प्रेजेंट है, यानी 3 कार्बन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 3 है तो ट्राई, ठीक है। उसमें भी डाई, फिर डाई आता है इस तरीके से, डाई में भी कौन सा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है। और उसी तरीके से डाई में ये भी हो सकता है आर आर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और डाई सब्स्टिट्यूटेड में आपका ट्रांस भी बन सकता है इस तरीके से, ये आर आर, ये हाइड्रोजन, ठीक है। डाई से आपका क्या हो सकता है, मोनो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यानी एक आर प्रेजेंट हो, बाकी सारे हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब देखो, अब 4 आर प्रेजेंट होंगे, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, 4 आर प्रेजेंट होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, एज कंपेरिजन टू 3, यहाँ पे 3 आर से इलेक्ट्रॉन, आर के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, यहाँ 3 आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, 4 आर बढ़ा रहे हैं, तो किसकी ज़्यादा होगी, 4 ज़्यादा बढ़ा पाएंगे 3 के। उसी तरीके से 3 से ज़्यादा कौन बढ़ा पाएंगे, 2 बढ़ा पाएंगे। इसमें भी जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, क्या है अनसिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं है ना, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप के एल्कीन्स को क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स कहते हैं। तो देखो इससे ज़्यादा किसकी होगी, सिस की होगी, मतलब सिस से ज़्यादा इसकी होगी, अनसिमेट्रिकल की ज़्यादा होगी सिस से, और सिस की ज़्यादा होगी ट्रांस से, तो इस तरीके से, और ट्रांस की किससे ज़्यादा होगी आपकी, मोनो मोनो सब्स्टिट्यूटेड से, ठीक है। और उसके बाद आपकी सिंपल एल्कीन्स होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रो मतलब रिएक्टिविटी रेट को देखते हैं एल्कीन्स के केस में, ठीक है।
जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे एल्कीन पे उतनी ज़्यादा आपकी रेट होगी रिएक्शन की, वो बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर पाएंगे और जिससे कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिकली इंट्रोडक्शन था आपका एल्कीन्स में। तो किस तरीके से रिएक्टिविटी देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं और मैकेनिज्म को देखा और थोड़ा बहुत जाना कि पाई बॉन्ड कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।